इमरान खान को इंसाफ दो, या जो नारा लगा है चीफ जस्टिस के सामने। चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। मरीम नवाज की तकरीर के ऊपर हॉल में किस किस्म का रिएक्शन देखने को मिला, और कैदी नंबर 804 के नारे आज हमने हॉल के अंदर लगते हुए देखे। तालियों की गूंज ये बता रही थी कि इस मुल्क के अंदर एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। दोस्तों, मरीम नवाज क्या दोबारा से जेल जा रही हैं? जब उनसे ये सवाल हुआ कि आपके चक्कर लगेंगे अदालतों के, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और 2 खवातीन के अगवा का मामला है, और फिर एक अहम शख्सियत के खिलाफ खतरनाक मुकदमा। ये अहम शख्सियत कौन है, क्या दावे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर नून लीग का कश्मीर में दाखिला बंद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या हिकमत अमली है। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी कि इमरान खान कैदी नंबर 804 जो इस मुल्क की आवाज़ है, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, मैंडेट जिसे पाकिस्तान की आवाम ने दिया। दूसरी तरफ जाली हुकूमत अपने जो असीरी के दिन है वो किस तरह से आज बयान कर रहे थे मरीम नवाज की स्टेटमेंट। एक जाली हुकूमत की जाली जो करता धरता है, जाली सरकार जिसकी हुकूमत जाली, जो खुद जाली, वो कैदी भी जाली ही थे। इनको जेल के अंदर क्या सहूलियात दी गई, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर, एक कंपैरिजन करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे सोहेल अफरीदी की तकरीर जिसे सेंसर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़रा आला भी मौजूद थे। मरीम नवाज ने तकरीर करते हुए कहा कि उन्हें अडयाला में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। अच्छा, मैं ना आपके सामने कंपैरिजन रखूंगा, इस कंपैरिजन को देखें और इस पर आपने अपना इनपुट भी देना है कि नवाज शरीफ की जेल, इन अमीरजादों की जेल, इन सियासतदानों की जेल, जरदारी की जेल और इमरान खान की जेल, इसमें क्या फ़र्क है। और वो बातें जो इमरान खान इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, इन लोगों ने किस तरह से इसे पाकिस्तान की अवाम में अपनी हमदर्दी के लिए इस्तेमाल किया, अवाम के सामने तमाम बातें रखी। और जो बातें पिछले 3 सालों से अलीमा खान ख़ानदान के लोग हमें बता रहे हैं कि जेल के हालात क्या हैं, किस तरह की सख्तियाँ हैं, आज एक तरह से इमरान खान की इस जेल का मजाक उड़ाया गया और एक लाफिंग स्टॉक बन चुकी है ये हुकूमत और इसकी ये कारकर्दगी और अदालतें, और फिर इनका ये पूरा जो एक आपको कंसोर्शियम नजर आएगा, यानी जुल्म का कंसोर्शियम क्या है। दोस्तों, एक तरफ कैदी नंबर 804 की जेल है, कैदी तन्हाई है, नफसियाती जंग है, एक अटैक उनके ऊपर किया जाता है, उनके मुकदमात, पाकिस्तान की अदालतें जो कुछ कर रही हैं, और दूसरी तरफ जाली हुकूमत की जाली जेल और जिस तरह से जाली कैदी थे, यह एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्हें अडयाला जेल में 24 घंटे कैदी तन्हाई में रखा गया। मरीम नवाज ये कहती हैं, वह बखूबी जानती हैं कि कैदी तन्हाई ज़हनी सेहत पर किस कदर गहरे असरात मुरतब करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जेल की ज़िंदगी वही समझ सकता है जिस पर यह गुजरती है। इसी तजर्बे के बाद पंजाब की जेलों में इस्लाहात और जदीद सहूलियात मुतारिफ कराई गई। मैं आपको ना यहाँ पे एक लम्हे के लिए रोकूंगा। जब आप ये कहते हैं कि किसी पर क्या बीती है जिसने वो जेल काटी हो और ये कितनी खतरनाक है, दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब नवाज शरीफ साहब लंदन फर्स्ट टाइम आए तो हुसैन नवाज से हमारी एक सिटिंग हुई। मार्बल आर्च पे एक होटल है, वहाँ पे उन तमाम सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। हम बैठे हुए थे और उन्होंने हमारे सामने नवाज शरीफ साहब की जो कैद है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, और वो जो माहौल था वो डिस्कस करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वहाँ पे एक दोस्त हमारे बैठे हुए थे गोरख धंधा के, वो भी मौजूद थे, इब्रार कुरैशी, और उसमें तमाम टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद थे। तो वहाँ पर एक दोस्त ने ये ऑप्शन दिया, यानी सजेशन थी कि नवाज शरीफ की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करवाई जाए, कि उन्हें कैदी तन्हाई में रखा गया, किस तरह से जेल ने उनके जहन के ऊपर एक असर छोड़ा है। ये कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके गवाह भी मौजूद हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करवाई जाए। और उस जो सजेशन थी उसे हुसैन नवाज ने जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। आज इमरान खान को 3 बरस हो गए, कैदी तन्हाई में रखा गया, अजियत दी जाती है। नाम भी आपने देखे, मरियम, जो अफसर वहाँ पर बुशरा बीबी के ऊपर जो ड्यूटी दे रही है उसका नाम क्या है, मरियम, ताकि मजीद अजियत दी जा सके। खान साहब को कैदी तन्हाई में रखा गया। पिछले 8 माह से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन किसी ने आवाज़, हुकूमत में बैठे हुए किसी भी बंदे ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि हम बाकी कैदियों की, असीरान की बात तो करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कैदी है, जो अपने ज़मीर का कैदी है, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए कैद काट रहा है, उसके हकूक़ की भी बात की जाए। वैसे आपको मैं, मेरा, हमारा ख़ानदान, हमारी जेल, हमारे ऊपर जुल्म, हमारी हुकूमत, हम हुक्मरान ख़ानदान से, सर ये मैं, मेरा, हमारा का सीखा, इससे ही लोग निकलते नहीं हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही कि इसी तजर्बे के बाद पंजाब की जेलों में इस्लाहात और जदीद सहूलियात मुतारिफ कराई। अब ये जदीद सहूलियात क्या हैं? व्हाट्सएप की कॉल की इजाज़त नहीं है। जब भी जेलर जाता है कहता है कि जनाब अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून था और उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, जेल मैनुअल में लिखा नहीं हुआ कि व्हाट्सएप के ऊपर बात करवाई जाए, तो हम नहीं करवा सकते। लेकिन ये कहते हैं कि जदीद सहूलियात। मरीम नवाज ये भी कहती हैं कि वो अपने वालिद के साथ जेल में थी, जबकि इस दौरान उनकी वालदा शरीफ बीमार थी, लेकिन उन्होंने वालदा से मिलने दिया क्या और ना उनके साथ बैठने की इजाज़त दी गई। ये उनके अल्फाज थे। मरीम नवाज यहाँ पे हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के अंदर जाती रही, सुबह वो आती थी, शाम को
उनके वालिद साहब भाई सारा दिन आपको यहाँ पे नजर आते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए एक पॉलिटिकल रास्ता बनाकर पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनकी एंट्री होती है। और जिन हालात के अंदर लोगों ने एक सेंटीमेंट था ना कि देखें जी, मानो बीमार छट के लोग आ गए और फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, और ये मुल्क की खातिर सब कुर्बानियां दे रहे हैं और जेल जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जुनैद सफदर ने अपनी माँ के पाँव पकड़े हुए थे और वो बिल्कुल पाँव में बैठा हुआ था मरीम नवाज के, और वो वीडियोस बाद में शेयर भी हुई, लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भी किया। तो इन्होंने अपनी सजाओं को भी इस्तेमाल किया पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। इमरान खान अपनी जुबान से कुछ नहीं कहता, वो वकला को बता रहा है कि अंदर के हालात क्या हैं। इमरान खान ने कभी भी अपनी रिहाई के लिए बात नहीं की। इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की जमहूरियत की रिहाई की बात की। हलीमा खान क्या कहती रही कि इमरान खान कभी भी नहीं कहेगा कि निकलो, ये आपको खुद फैसला करना पड़ेगा, जिसपे मुशावरती कमेटी बैरिस्टर घोंड ने बना दी है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें जेल में डाला गया, हमारी जेल ऐसी थी, हमारे हालात क्या थे। आगे जरा मुलाहिजा करें मजीद उन्होंने क्या कहा। जेल में उनके पास सिर्फ किताबें और जाय नमाज थी। इमरान खान को तो किताबें भी जालिम तुम नहीं देते। शुगर अचानक कम हो गई तो मदद के लिए कोई नहीं आया, और उनके हाथ कांप रहे थे। गुड़ वाली बोतल गिरकर टूट गई और उन्होंने ज़मीन से गुड़ उठाकर खाया, लेकिन उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। जेल में कोई प्राइवेसी नहीं थी। कमरे के एक हिस्से में वॉशरूम और दूसरे हिस्से में सोने की जगह थी, जबकि कोई पार्टीशन मौजूद नहीं थी। आप लोगों को याद नहीं है इमरान खान को इससे पहले जिस जेल के अंदर रखा गया वहां पर कैमरे लगे हुए थे, और उसका रुख जो है जानबूझकर अजियत पहुंचाने के लिए बाथरूम की तरफ किया गया। दीवार कोई नहीं है। एक जज गया, उसने कहा कि यार ये क्या तुमने तमाशा बनाया हुआ है, दीवार ऊंची करो, और उसके बाद दीवार की पार्टीशन की जाती है। और फिर उनका हाथा भी बड़ा किया गया और ये रिपोर्ट अदालतों में जमा करवाई गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि जाए नमाज को कहां बिछाया जाए। और फिर ये भी एहसास हुआ कि एक बेबस कैदी क्या महसूस करता है। इसलिए पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात, वीडियो लिंक की सहूलत और इमरजेंसी बटन समेत जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करा रहे हैं। आप बुनियादी सहूलियात दे दें। वो सहूलियात क्या हैं कि मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, एक जुमला उनका और भी था कि जनाब हमारे ऊपर जुल्म किया गया और जिन हालात में हम रहे, हम बेबस थे। देखें, इमरान खान के तो हाथ पांव बांध कर आपने जेल में फेंक दिया, ऐसे ही हुआ ना। उसको अदालतें भी आप लेकर चले गए जेल के अंदर, वहीं से फैसले होते हैं ताकि इमरान खान की गुफ्तगू पर ना एक तहरीक ना चल सके। आपके लिए तो कोई नहीं आया, ना आपके लिए कोई निकला। आप एक जहाज़ लेकर पाकिस्तान में ज़रूर एंट्री हुए और कुछ लोगों ने आपको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोग आपके लिए नहीं निकले। और आपका अपना जो घर का जो सरबराह है वो ये बात करता है कि मुझे कहा कि निकलो, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। वो गिला करता है, आज भी वो गिला कर रहा है कि क्यों नहीं निकले, मुझे क्यों निकाला और क्यों नहीं निकले, इसमें आप लोगों का कसूर है। ये तमाम नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। मरीम नवाज फिर ये भी कहती हैं कि जेल में जब भी मेरी छोटी बेटी मुलाकात के लिए आती, वो कॉन्फ्रेंस रूम से रोती हुई वहां से जाती है। ये बहुत मुश्किल वक्त था। देखें, बुशरा बीबी के साथ भी ये कुछ हुआ कि एक हफ्ता तक वो रोती रही। उन्होंने अभी रिपोर्ट किया। तो आई डोंट नो कि किस स्टेट ऑफ माइंड में ये लोग बैठे हुए हैं और ये इंतकाम लिया जा रहा है, और इंतकाम का सिलसिला दोस्तों बंद होना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब की जो तकरीर थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि इनकी इस तकरीर को पाकिस्तान के अंदर सेंसर कर दिया गया। सोहेल अफरीदी साहब की तकरीर मुकम्मल तौर पर सेंसर हुई और किसी ने उन्हें कोई कवरेज नहीं दी, लेकिन मरीम नवाज की तकरीर मुसलसल चल रही थी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। सोहेल अफरीदी की तकरीर का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सामने एक शख्स ने वीडियो बनाई जो सामने बैठा हुआ था, और इसमें सोहेल अफरीदी ने कहा कि जेल इस्लाहात की शुरुआत अडयाला जेल से की जाए। ये उनका एक जुमला जो था वो उसका हाईलाइट है। मरीम नवाज क्या कर सकती है? अगर मरीम नवाज जो कह रही हैं वो सब ठीक है, तो आज वो सब कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि किसी भी कैदी के साथ बुरा सलूक नहीं हो रहा, हालांकि इमरान खान को 24-24 घंटे तक कैदी तन्हाई में रखा जाता है। मरीम नवाज ने कहा कि मेरी बेटी मुलाकात के लिए आती थी, लेकिन इमरान खान से बेटों की फोन कॉल पर किसी किस्म की बात नहीं करवाई जाती। जेल बैनुल आड़े आ जाता है। अगर वो मिलने का फैसला करें तो उन्हें वीज़ा तक नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब से अडयाला जेल में जुमेरात के रोज़ 60 से 70 अफराद का एक पूरे का पूरा वफ्द जो है मिला करता। एसी वाले कमरे में आज़ादाना तौर पर उनको बिठाया जाता, मुलाकात करवाई जाती। खान साहब के इर्द गिर्द तो कैमरे लगे हुए हैं, मुसलसल चूहे जो हैं वो सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान को हर किस्म की रोक टोक आज सामना है। तो आज एक और काम ये हुआ, मरीम जब वहाँ से गुजर रही थी अलॉन्ग विद अनदर मरीम, उनसे सवाल हुआ कि मरीम क्या आपको लगता है कि आपके फिर से अदालतों के चक्कर लगने वाले हैं? तो इस पर मरीम नवाज का आगे से जवाब आया कि लग तो रहा है। यानी अब क्या आने वाले दिनों की कोई पेशन गोई कर रही थी, प्रोडिक्शन थी कि आने वाले दिनों में हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, या हम अदालतों के चक्कर लगाएंगे या जेल के चक्कर लगाएंगे। दोस्तों एक और कंट्रोवर्सी, तालियों की कंट्रोवर्सी। लोग तो यहाँ पे अब तालियां भी गिन रहे हैं कि किसकी तकरीर पर किसने कितने लाइक्स, कितनी व्यूशिप समेटी और किसको कितनी तालियां मिली। हिना परवेज भट्ट की लिखती हैं कि जब मुखालिफ भी आपकी तकरीर पर तालियां बजाए तो समझ लो कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। वज़िर सोहेल अफरीदी वज़िर मरीम नवाज की तकरीर के इख्तिताम पर तालियां बजाते हुए, और एक और वीडियो वायरल हुई। सोहेल अफरीदी ने तकरीर के इख्तिताम पर जब ये कहा कि जेल इस्लाहात का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए, तो वीडियो के 9वें सेकंड पर देखा जा सकता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इस बात पर तालियां बजा रही हैं। सोहेल अफरीदी के खिताब के बाद पूरे 17 सेकंड तक हॉल में तालियां बजती रही, गूंजता रहा हॉल तालियों से। और ये सिलसिला तब रुका जब स्टेज सेक्रेटरी ने तालियों की गूंज में ही अगले मुकर्रर का नाम जो है अनाउंस कर दिया। सो दिस इज पाकिस्तान, दिस इज डेमोक्रेसी,
एंड दिस इज द ट्रू ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी। जो पाकिस्तान में आवाम की तर्जुमानी करता है वो डेमोक्रेसी नहीं, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, विच इज अ डाइंग ब्रीड इन पाकिस्तान। और दोस्तों आज जो कुछ हुआ ये एक आईना है आने वाले कल का, कि जो कुछ तुम आज बोल रहे हो ना तुम्हें ये काटना पड़ेगा। मरीम नवाज की जिस तरह से सियासत में एंट्री हुई, देखें ये जो बच्चे होते हैं ना वो अपने बड़ों के बैगेज को उठाकर फिरते हैं, सही है ना। आपकी विरासत, आपकी सियासत आपकी विरासत बन गई, आपकी मरूसियत आपकी विरासत बन गई, आपके खानदान का जुल्म जो है वो आपके साथ साथ चल रहा है, जोड़ तोड़ की सियासत आपके साथ साथ चल रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर चलना ये आपके साथ साथ चल रहा है। और यही आपको बताया जाता है कि करप्शन होती है, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। ये आपके कज़न के अल्फाज थे। और पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारियों में इक़्तिदार के रास्ते आपने किस तरह इन रास्तों को मुकम्मल किया, इन रास्तों को आप चलते चलते कंप्लीट करते हैं, आप किस तरह से इन रास्तों पे चलते हुए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे, ये तमाम आपका बैगेज है। और ये बैगेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे सन 2026 हो या फिर सन 2050 हो। आई डोंट नो कि इन 2050 हालात क्या होंगे और पाकिस्तान में इन खानदानों की हुकूमत से हमारी आवाम की जान छूटेगी कि नहीं छूटेगी, लेकिन 2026 के अंदर जो बैगेज नवाज शरीफ साहब का है उस बैगेज को मरीम नवाज उठाकर फिर रही हैं। और कमज़ोर कंधों के ऊपर इतना भरपूर किस्म का अगर दबाव पड़ेगा तो यकीनन आपके सियासी करियर और आपकी सियासी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दोस्तों को खबर ये भी दें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाकायदा तौर पर बाइकआउट कर दिया गया। उसकी एक बड़ी ऑब्वियस रीज़न थी कि अगर हालात ठीक नहीं है तो फिर आप हालात को ठीक करें और उसके बाद आप इलेक्शन में जाएं, क्योंकि कश्मीर की आवाम के कुछ मुतालबात हैं, जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते इलेक्शन एक बहरान ज़रूर मौजूद है। बाइकआउट का ऐलान किया गया और कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है, मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की बजाय मसाइल का फौरी और मुनसिफाना हल जो है वो निकालना ज़रूरी होगा। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो कश्मीरी आवाम के हकूक़ पर सियासत नहीं करेगी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात फौरी तौर पर हल किए जाएँ। पार्टी ने इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी, तमाम सियासी जमातों के लिए मसावी इंतखाबी माहौल की फरहमी और सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा करते हुए ऐलान किया कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात तक वो इंतखाबी अमल में शरीक नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी बोर्ड की तमाम टिकट जो सिफारिशात थी फौरी मुअत्तल करते हुए टिकटों के इजरा से मुतल्लिक तमाम इक़दाम मौखर कर दिए और ये भी कहा कि बहरान के हल तक इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाएगी। पार्टी के मुताबिक वो कश्मीरी अवाम के जमहूरी हकूक़ की हमायत जारी रखेगी, चूँकि इंतखाबात से ज़्यादा कश्मीरी अवाम के मसाइल अहम हैं और वो जमहूरी अक़दार और अवामी हकूक़ के साथ खड़ी है। देखें अगर आप इलेक्शन करवा भी दें तो जिस अंदाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इन किया गया और लोग वहाँ पर जिनको पहले PTI में फिर आप पीपल्स पार्टी में देख रहे थे और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर चले गए, तो उनका जो एजेंडा है वो बड़ा वाज़ेह है कि किन लोगों को आपने इक़्तिदार देना है। गिलगित बल्तिस्तान वाली सिचुएशन हमें यहाँ पे भी नजर आई। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया गया, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं हम फिर भी इलेक्शन में जाके इसे जायज़ करें। हाई कोर्ट ने निशान दिया मगर वो भी काबिल कबूल ना हुआ और हमसे सब कुछ जो है वो वापस ले लिया गया। फैसले पर जी तनकीद हो रही है बहुत से लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर। इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने मैदान छोड़कर गलत किया, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ या कोई भी सियासी जमात सिस्टम से निकलती है तो फिर हुकूमत को ही इसका फ़ायदा होगा। तो आप सिस्टम में रहकर कौन सा आपको फ़ायदा हो रहा है, सिस्टम आपके सामने है और सिस्टम एक ही है जी। और वो ढाला जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जिसके के होने से ये सिस्टम का एक वजूद जो है वो आपको नज़र आएगा। अगर वो नहीं हो और पाकिस्तान में इमरान खान की के नाम के ऊपर जो सियासत करते हैं अगर ये ना हो तो फिर पाकिस्तान की ना इस्टेब्लिशमेंट को पूछेगा ना इन हुक्मरानों को पूछेगा। देखिए पिछले कुछ अरसे से इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके लोगों को डराया जाता है और डराने का मामला ये है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर तैयार रहो, तुम्हारे केसेस जो हमने बंद कर दिए दोबारा खुलेंगे, फाइलें बंद कर दी दोबारा खुलेंगी और इमरान खान आएगा और तुम सबको रास्ते से हटा देगा। तो इमरान खान के नाम को इसी तरह इस्तेमाल किया गया। तो उसमें मैं आपको खबर ये भी दे दूँ कि कोटलखपत जेल में असीरान यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेने की तजवीज़ और पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को खत में कहा कि आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद PTI बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले। पार्टी को अपने तमाम हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नाम शाया करने चाहिए। नून लीग को जी मुश्किलात का सामना है, ये भी खबर आ रही है। कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाने में नून लीग को भी सख्त मुश्किल का सामना है, क्योंकि कश्मीर के लोग एहतजाज कर रहे हैं और जो एहतजाज नहीं कर रहे उनके भी जज्बात एहतजाज करने वालों के साथ हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर चैप्टर के सदर शाह गुलाम कादिर अपने हल्के नीलम इंतखाबी मुहिम पर गए। अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से उल्टे पाँव भागे। यही हाल हर हल्के का आपको मिलेगा। देखिए अगर इलेक्शन इसी माहौल के अंदर हुए तो मखसूस लोगों को एक थोड़े से टर्न आउट के साथ जितवा दिया जाएगा और कहेंगे कि देखें लोगों की बड़ी तादाद तो नहीं निकली लेकिन इतने लोगों ने फलां बंदे को मुंतखब किया और इस तरह से क्या होगा, आप अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएंगे। ज़रूरी नहीं कि जितने हल्के के अंदर वोटर हैं वो सारे के सारे वोट डालें, सिर्फ उतना ही वोट आपको चाहिए होंगे जिससे आप हुकूमत बना सकें और ये काम होगा।
एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जनाजों में शिरकत नहीं हो पा रही। बाद में मुस्लिम नून के रहनुमा मुश्ताक मिन्हाज को साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सरदार मकसूद अहमद शमसी के जनाजे में शिरकत से रोक दिए जाने का दावा भी किया गया है और लोगों के रद्दमल पर बगैर जनाजा पढ़े वो वापस वहाँ से रवाना हो गए। तो ये एक सिचुएशन है विद इन कश्मीर, और ऑब्वियसली अब हुकूमत को देखना होगा कि वो इस पूरी सिचुएशन से कैसे निपटते हैं। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और ये खबर इस्लामाबाद से है जी, जहाँ पर बताया जाता है कि एक शख्सियत जिनका नाम रज़ा डार है, रज़ा डार ने हॉलैंड और वेनेजुएला की खवातीन को पाकिस्तान बुलाया। यहाँ लाहौर में खवातीन के साथ ज्यादती होती है और फिर $15 लाख तावान उनसे मांगा गया। हॉलैंड वाली खातून के वालिद ने 15 पर कॉल की, खवातीन को बाजियाब करवाया गया, मुकदमा दर्ज हो गया, 5 में से 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती करने वाले 5 मुलजिमान में से एक आला हुकूमती शख्सियत का करीबी अजीज निकला, और कहा जाता है कि वो एक पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उनमें से किसी का एक अजीज़ है। देखिए ये खबरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट तो कर रही हैं, लेकिन इनकी जब तक तस्दीक नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन अहम शख्सियत का नाम जो है उनके साथ जोड़ा जा रहा है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट के हवाले से। आपने पाकिस्तान के पासपोर्ट के हवाले से क्या सुना? लोग कहते हैं कि जनाब जब हम दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में जाकर उतरते हैं और इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा मैनेजर हमसे सवाल करता है तो क्या पूछता है? ग्रीन पासपोर्ट, ओह वेरी पावरफुल पासपोर्ट। आपने ये सुना था ना अतातारड़ को कहते हुए? अतातारड़, पाकिस्तान मुस्लिम नून और बाकी लोगों ने भी इसी किस्म के बयानिए बनाए। देखिए बयानिए सिर्फ बातें करने से नहीं बनते, अपने मुल्क के अंदर ढंढोरा पीटने से नहीं बनते। मुझे आज भी वो दिन याद है, कश्मीर का जो मामला था, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की हर हुकूमत जो है वो सियासत करती है। हाई कमीशन के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि आपने पाकिस्तान के मीडिया को बुलाकर, पाकिस्तान के लोगों को बिठाकर आप कश्मीर का जो मुकदमा है वो हमारे सामने रख रहे हैं। भाई हमारा मुकदमा आपका मुकदमा तो एक ही है। जब तक आप इंटरनेशनल मीडिया को नहीं बुलाएंगे पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर नहीं उठाया जा सकता। मेरी जो बात थी उनको ऑब्वियसली उस वक्त तो उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन बाद में उन्होंने इसका इतराफ़ भी किया अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमें इंटरनेशनल मीडिया को बुलाना चाहिए था और हमें कश्मीर के मामले को इंटरनेशनल मीडिया पर रखना चाहिए। तो उन्होंने अपनी उस गलती को सुधारा। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए कि बातें करने से घर में बैठकर अपने मीडिया के ऊपर अपने लोगों को दबाकर, जहां पर आप चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करते हैं, वहीं पर आप अपनी 4 दीवारी में बैठकर पाकिस्तान के पासपोर्ट की तारीफें कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो इंटरनेशनल रेटिंग्स और इंडेक्स इंटरनेशनल रिपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में 4थे नंबर पर रखा गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आलमी रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग 100 है। पाकिस्तान से 72 पासपोर्ट के हामिल सिर्फ 3 ममालिक हैं जो जंग से तबाह हाल हुए, इराक, शाम और अफगानिस्तान। बाकी सारी दुनिया के पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर करार दिए गए। जिन ममालिक के पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर करार दिए गए, इनमें कई जंगज़दा ममालिक शामिल हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान से बेहतर पासपोर्ट रखने वाले ममालिक में शामिल चंद ममालिक के नाम और उनकी रैंकिंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यमन की रैंकिंग है जी 99, सोमालिया 98 नंबर के ऊपर आपको मिलेगा, बांग्लादेश की रैंकिंग है 96, ईरान 95, हालांकि इनकी जंग हो रही है। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट से बदतर तो कहाँ गई वो सालिसी? कहाँ गए आपको तारीफ करने वाले? कहाँ गए जिन्होंने आपकी तारीफों के पुल बांधे, आपसे तारीफें करवाई, जिन्होंने आपको कहा कि आप बेहतरीन लोग हैं और पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दिया गया, लेकिन रेटिंग हमारी ठीक नहीं हो रही। नेपाल 97, बांग्लादेश 96, ईरान 95, लिबिया 93, सूडान, साउथ सूडान, लिबनान रैंकिंग 92, कांगो 89, इसके अलावा माले 82, इंडिया 80, वैसे हम बड़ी बातें करते हैं, जिम्बाब्वे 76, युगांडा 72, घाना 71। ये हमारे मुल्क के हालात हैं और हम कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। सर हमारी ख्वाहिश है कि हम दुनिया को दिखाएं, दुनिया को बताएं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज अ नेशन, एज अ इकोनॉमी, एज अ वर्ल्ड लीडर, लेकिन हम कहीं स्टैंड नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ये है एक वो हकीकत है जो पाकिस्तान का मीडिया आपको कभी भी नहीं दिखाता। आपने ना वो एक टोला रखा हुआ है, तारड़ साहब कुछ ज़हीन लोगों को रखें जो आपके बयानी को बना सकें। सिर्फ एक जुमला कहने से दुनिया के हालात नहीं बदलेंगे, ना ही आपके हालात बदलेंगे, कुछ करके दिखाना होगा। देखिए कोई पासपोर्ट जो है ना, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, उसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। लोगों के एतमाद ही नहीं है कि यार यहाँ पे आपके साथ धोखा होगा, लोकल जो आपका ठेकेदार है वो धोखा करेगा, कंपनीज धोखा करेंगी, तो आप कहाँ जाएंगे? अदालती निज़ाम तो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये जो 1 विंडो ऑपरेशन की बात करते हैं ना कि तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक ही छत के नीचे एक ही विंडो में तमाम सहूलियात दी जाएंगी, वो मिलती नहीं है। चाइनीज़ कंपनीज एक टाइम में आई, उनके साथ धोखे हो गए। यहाँ पे केसेस जब अदालतों में जाते हैं तो टाइम लगता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आएगी। हालात ठीक नहीं है, इंजीनियर्स उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, लोगों को रिटर्न नहीं मिलता, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, पॉलिटिकल जो सेटअप है वो हर चीज़ को खा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी, पासपोर्ट उस वक्त मजबूत होगा जब इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को इत्मीनान होगा, पाकिस्तान में लोग आएंगे और तरक्की आपको होती हुई नजर आएगी।
ये सिर्फ बातें करने से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो ठीक नहीं होगा। दोस्तों आपको मैं सैलाब के हवाले से खबर दे दूं, ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि पिछले साल बेशुमार घर, हाउसिंग सोसाइटीज ने रावी दरिया की जमीन लावारिस समझकर प्लाट बनाकर मासूम लोगों को बेचकर सैकड़ों अरब बना लिए। वो आज भी मुंतजिर हैं कि उनको इंसाफ मिले। बरसात आने वाली है, सैलाब का खदशा है, दुआ है गुज़श्ता साल की तरह तबाही और बर्बादी ना हो और मजीद मासूम लोग सैलाब के हाथों और हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान के हाथों लुटने से महफूज रहें। अब ये सोसाइटी किसकी थी मेरे भाई? भाई साहब कौम को सच बताएं। अलीम खान साहब, क्या हुआ सोसाइटी का, क्या हालात थे, वो आपके सामने है। इंसाफ की बात आप लोग करते हैं, किस मुंह से करते हैं? ये तकरीरें करने के लिए ना एक कुंबा है, और वो तकरीरें करके, नैरेटिव बिल्डिंग करके, पासपोर्ट, इकोनॉमी, अच्छे दिन, हमारी सज़ा, हमारी जेल, हमारा ख़ानदान, हमारा लीडर, हमें क्यों निकाला। पाकिस्तान दोस्तों इससे आगे नहीं बढ़ रहा। कभी आपने सोचा है कि आपके मुल्क के बच्चे नौकरी की तलाश में सारा दिन मारे मारे फिरते हैं, जिस मुल्क के अंदर जो डॉक्टर्स के लिए नौकरियाँ ना हो, पीछे क्या रह जाता है? आज पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स के ये हालात है कि कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर्स का हाल देख लिया, मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ का हाल देख लिया। इससे ज़्यादा पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है वो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने मुल्क के बारे में कहते हुए ना बहुत तकलीफ हो रही है। सहाफ़त का डाउनफॉल,